नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन हैक डिमांड को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। न्यूनतम पेंशन 5,000 रुपए करने की मांग को लेकर भारतीय मजदूर संघ का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की दफ्तर के बाहर आज धरना प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, 5,000 रुपए पेंशन बढ़ोतरी को लेकर भारतीय मजदूर संघ का आज ईपीएफओ के दफ्तर के बाहर जो है वो बड़ा धरना प्रदर्शन होने वाला है। इसको लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई, तो इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे रिटायरमेंट उम्र और पेंशन में बढ़ोतरी, केंद्र सरकार करेगी बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रिटायरमेंट एज में क्या बढ़ोतरी हो सकती है, जल्द आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आ सकती है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ पेंशन भोगियों के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, सभी को ध्यान देने योग्य बात है। केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए जारी किए हैं 19 दिशा निर्देश। जी हां दोस्तों, गाइडलाइन फॉर पेंशनर्स के लिए यहाँ पर जारी कर दी जा चुकी है 19 दिशा निर्देश केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए जारी किए हैं। तो कौन कौन से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, इससे पेंशन भोगियों को क्या लाभ और कैसे नुकसान हो सकता है, संपूर्ण जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर देंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर जान लेती हैं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो न्यूनतम पेंशन 5,000 रुपए करने की मांग को लेकर भारतीय मजदूर संघ का ईपीएफओ दफ्तर के बाहर बड़ा धरना प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संगठन अपने ही सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रही है। बीएमएस न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए हर महीने करने की मांग को लेकर आज दोस्तों ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की दफ्तर के बाहर बड़ा प्रदर्शन कर रही है। बीएमएस ने कहा है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के सभी फैसले का लाभ सभी पेंशन धारकों को यहाँ पर मिलना चाहिए। पिछली बार जब पेंशन बढ़ी थी तो 44 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिला था, 14 लाख पेंशनर्स को भी इसका फायदा मिला था। लेकिन बीएमएस के मुताबिक श्रम मंत्रालय ने सैद्धांतिक तौर पर ईपीएस 95 पेंशनर धारकों को आयुष्मान भारत मेडिकल स्कीम के तहत कवर करने की मंजूरी दी थी, क्योंकि कम पेंशन होने के चलते ये पेंशनर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज नहीं करा सकती। बीएमएस ने कहा था कि सरकार को ऐलान यूनिवर्सल पेंशन स्कीम तैयार करना चाहिए जिसमें आखिरी वेतन का 50% पेंशन मिले। बीएमएस ने अपनी इन मांगों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई बजट पूर्व बैठक में भी दोस्तों आप सभी के लिए शेयर किया था। तो एक बार फिर से आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। यहाँ पर जो है आप सभी की न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए करने को लेकर भारतीय मजदूर संघ की बड़ी मांग और ईपीएफओ दफ्तर के बाहर बड़ा प्रदर्शन निकलकर सामने आ चुका है। वहीं दोस्तों केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए जारी किए हैं 19 दिशा निर्देश। गाइडलाइन फॉर पेंशनर्स के लिए जारी कर दी जा चुकी है। 19 दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो पेंशन भोगियों के लिए 19 महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसका उद्देश्य पेंशन और अन्य लाभों को प्राप्ति में सरल और व्यवस्थित बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पर पेंशन भोगी अपने पेंशन, ग्रेजुएटी और अन्य लाभ के संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन करने में सहायता कैसे प्रदान की जाएगी और कौन कौन से ये 19 लाभ हैं, तो पूरी जानकारी वीडियो के अंदर दे रही हैं। 19 लाभों के बारे में बताने जा रही हैं, कृपया आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहला है दोस्तों दावों का प्रस्तुतिकरण। जी हां, पेंशन, ग्रेजुएटी, कम्यूटेशन या पेंशन संशोधन के लिए सेवानिवृत्ति से कम 6 महीने पहले अपने कार्यकाल प्रमुख को आवश्यक फॉर्म में प्रस्तुत दावे करें। दावों की प्रक्रिया में कोई कार्यालय और स्तरों में सत्यापन अनुमोदन की आवश्यकता होगी, इसलिए समय पर दावा यहां प्रस्तुत करना जरूरी है। दूसरा है पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ का सत्यापन। जी हां दोस्तों, जब आपको अपना पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी कि पीपीओ प्राप्त होना है तो कृपया आप उसे ठीक ढंग से मौजूद नियमों के अनुसार सत्यापित कर लें। यदि पीपीओ में कोई त्रुटि है तो तुरंत अपने कार्यालय प्रमुख या फिर पेंशन वितरक एजेंसी से संपर्क करें ताकि आवश्यक सुधार जो है पीपीओ में किया जा सके। तीसरा है शारीरिक या मानसिक रूप से असक्षम बच्चों के लिए। तो यदि आपके पास शारीरिक रूप से असक्षम या मानसिक रूप से असक्षम बच्चे हैं तो यह सुनिश्चित करें कि उनके वितरण आपके कार्यालय प्रमुख को प्रदान किए गए हों ताकि वे सेवा और पेंशन रिकॉर्ड में इस सूचना का उल्लेख कर सके। इस सूचना का उचित
पावती यहाँ पर आप सभी को प्राप्त करना है। वहीं चौथा है पेंशन खाता हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ पेंशन अकाउंट। यदि आप अपना पेंशन अकाउंट किसी अन्य भुगतान एजेंसी से प्राप्त करना चाहती हैं तो इसकी आपकी वर्तमान में पेंशन एजेंसी यानी कि पीडीए से आवेदन और पेंशन खाता हस्तांतरित करने का अनुरोध भी होना चाहिए। पांचवा है कम्यूटेड पेंशन का पुनर्स्थापन, जहां 15 वर्षों के बाद आपकी कम्यूटेड पेंशन को पुनर्स्थापन किया जाएगा। यदि पेंशन कम्यूटेशन नहीं हुई है तो इसे तुरंत अपने पेंशन वितरक एजेंसी या फिर पेंशन देने वाले बैंक से संपर्क करके आप सभी को सुनिश्चित करना है। यही छठा है पेंशन का कम्यूटेशन। कम्यूटेड पेंशन का हिस्सा आपके भुगतान से घटा लिया जाएगा। ये घटाए जाने का समय पीपीओ जारी होने की 3 महीने के बाद या कम्यूटेशन की राशि जमा होने के बाद होता है। यदि आप किसी कारणवश आपकी पेंशन में कम्यूटेशन की हिस्से की कटौती हो रही है तो जल्द से जल्द आपकी पीडीए को सूचित करें ताकि भविष्य में किसी भारी वसूली से आप सभी को जो है बचा जा सकेगा। वहीं सातवां है जीवन काल बचाने के लिए नामांकन। कृपया उस व्यक्ति का नामांकन करें जिसमें अपनी मृत्यु के बाद लाइफ टाइम यानी कि एलटीए का अधिकार देना चाहते हैं। इस नामांकन फॉर्म में पीडीए में जमा करें और अगर आप चाहते हैं तो इसे बदलने के लिए नया नामांकन फॉर्म भी जमा कर सकती हैं। आठवां है पीपीओ खो जाने की स्थिति में अगर आपका पीपीओ खो जाए तो आप तुरंत पीडीए को सूचित करें और एक नुकसान प्राप्त पत्र जो है प्रमाण पत्र करने का अनुरोध करें ताकि पीपीओ प्राप्त किया जा सके। वही 9वां है वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र। जीवन प्रमाण पत्र हर वर्ष नवंबर महीने में अपने पीडीए को प्रस्तुत करें। यदि आप शारीरिक रूप से बीमारी के कारण उपस्थित नहीं हो रहे हैं तो प्रमाणित अधिकारी से प्राप्त कर जमा करें और आपका आधार आधारित जीवन प्रमाण पत्र भी डिजिटल रूप से आप जमा कर सकती हैं। वहीं 10वां है सेवानिवृत्ति के बाद व्यवसायी रोजगार। जी हाँ दोस्तों, सेवानिवृत्ति के बाद व्यवसायी रोजगार लेने से पहले कानूनी अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। विशेष रूप से पहले वर्ष में यह आपको करना होगा। वही सेवानिवृत्ति के बाद दोषी ठहराना या सजा मिलना। यदि सेवानिवृत्ति पेंशन भोगी को अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाता है या सजा सुनाई जाती है तो उनकी पेंशन निलंबित कर दी जाएगी। अदालत से दोषी ठहराए जाने की स्थिति में मामले की पूरी जानकारी अपने पीडीए और कार्यालय को प्रस्तुत करें। वही 12वां है यहाँ पर आप सभी के लिए सेवा से जुड़े परिवार में बदलाव। जी हाँ दोस्तों, सेवानिवृत्ति के बाद यदि आपके परिवार में कोई परिवर्तन जैसे कि शादी या बच्चों का जन्म हुआ है तो इसे अपने अधिकार कार्यालय क्षेत्र को सूचित करें और संबंधित प्रमाण पत्र आपको प्रदान करने होंगे। ये सुनिश्चित करें कि परिवार पेंशन की संयुक्त अधिसूचना भी आप सभी के लिए जारी हो। वही दोस्तों 13वां है पेंशन भोगियों का पुनः नियुक्ति। यदि पेंशनधारी को फिर से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नौकरी मिलती है तो इसकी जानकारी तुरंत पीडीए को दें। यदि पुनः नियुक्ति नहीं होती तो हर वर्ष में मई घोषणा में पीडीए को आप सभी को देना होगा। वही 14 है पेंशन भुगतान के लिए अधिकृत बैंक। तो दोस्तों पेंशन कैश में नहीं दी जाती, इसलिए पेंशन भोगियों को अपना व्यक्तिगत बैंक खाता खोलना चाहिए। बैंक को अपने खाते का विवरण देना चाहिए ताकि पेंशन सीधे आपके खाते में ट्रांसफर की जा सके। वही 15 है न्यायालय द्वारा जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, पेंशन चाहे वह दे हो या भविष्य में दे हो, किसी भी न्यायालय द्वारा अटैच नहीं किया जा सकता जब तक कि वह पेंशन असल में भुगतान आप सभी के लिए नहीं हो जाता। वही 16वां है 2 पेंशन का प्राप्त होना। यदि आप 2 पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो कृपया दोनों पेंशन के वितरण को पीडीए में जमा करें ताकि पेंशन का संशोधन और महंगाई राहत की सही गणना आप सभी के लिए की जा सके। वही 17वां दिशा निर्देश है पेंशनधारी का लापता होना। यदि कोई पेंशनधारी लापता हो जाए तो उसका परिवार को एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। यह 6 महीने के भीतर पेंशनधारी का पता नहीं चलता है तो पुलिस सर्टिफिकेट प्राप्त कर पीडीए को सूचित करें ताकि परिवार पेंशन का भी दावा आप सभी जो है कर सकती हैं। वहीं 18वां है पेंशन का बकाया एरियर के रूप में प्राप्त करना। जी हाँ, यदि किसी कारणवश पेंशन 1 वर्ष से अधिक समय तक नहीं ली जाती है तो ये समय सीमा से बाहर हो जाती है और इसके लिए कंप्लीट अथॉरिटी से अनुमोदन प्राप्त करना होता है। बकाया का दावा आधारित फॉर्म पीडीए को प्रस्तुत करना होता है। और वहीं 19वां है दोस्तों आप सभी के लिए नॉन रेजिडेंस इंडियन पेंशनर्स यानी कि एनआरआई पेंशन भोगी। जी हाँ दोस्तों, एनआरआई पेंशन भोगियों को भारत में किसी नॉन रेजिडेंसी अकाउंट में खाता खोलना आवश्यक है और जीवन प्रमाण पत्र और राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ताकि उनकी पेंशन का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। यानी पेंशन भोगियों को ये दिशा निर्देश जो है उनकी लाभ प्राप्ति की प्रक्रिया को और भी सरल सही तरीके से पालन करने में सहायता करते हैं। यदि सुनिश्चित करते हैं कि पेंशन भोगी के सारे दावे समय पर निपटाए गए हैं और किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इसके लिए दोस्तों हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने आप सभी के लिए ये 19 दिशा निर्देश जारी किए हैं जो कि हर पेंशन भोगी और कर्मचारियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं।